अब देखिए क्लास 11th के ऑर्गेनिक पोर्शन को हम लोग और सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि अभी हमारे सामने लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स पे जब हम लोग जाएंगे तो हमारे कुछ सिलेबस है जिसको हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पोर्शन होगा वह क्या होगा, वो देखिए। पहला कहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो ये है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हिंदी में कहा जाए तो कार्बनिक रसायन शास्त्र के कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, कॉन्सेप्ट, यानी कि कुछ थ्योरीज जहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो पढ़ते हैं इससे रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सब के सब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में पढ़ेंगे। और रही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स की, तो पहले आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जो लोग लिख लिए होंगे कल लिखते भी जाइएगा और सिलेबस हम बोल भी रहे, ऐसे कल लिखवाए थे जो लोग थे। उसके बाद सेकेंड टर्म में जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है, सेकेंड टर्म में जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है IUPAC नेम एंड कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। IUPAC नेम भी पढ़ना है और कुछ कॉमन नेम्स के बारे में पढ़ना है। हालांकि ये सब 11th में बच्चे पढ़े हुए रहते हैं, लेकिन रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये फिर से आपको बताएंगे। फिर आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब इसको हिंदी में कहते हैं समावयवता। अगर किसी को अगर हिंदी वाला लिखना होगा इसका तो आप लिख भी सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। समावयवता, हालांकि ऑर्गेनिक का ज्यादातर पोर्शन जो है वो इंग्लिश में ही रहता है। उसके बाद आता है रेजोनेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनुनाद यानी कि रेजोनेंस। रेजोनेंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा कर देंगे। फिर आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी कि अभिक्रिया मध्यवर्ती, जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट में बीच में काम करेगा, इसको कहते हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती। फिर आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन जिस प्रोसेसेस से होंगे, जिस तरीके से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा या रिएक्शन जिस तरह से काम करेगा, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं GOC। क्या कहते हैं जिसको, GOC। और GOC का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है जी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो GOC मेनली जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये 11th का है ना। ये 11th का इतना टॉपिक कम से कम कवर किए हुए बिना आप अगर चाहोगे कि 12 के केमिस्ट्री में हम कुछ चीज़ें समझ जाएं, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला बात है। ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर नहीं हो पाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। फिर कहता है क्लास 12 में, अगर आप क्लास 12 बुक्स में जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेकेंड बुक में आपका ऑर्गेनिक आता है। सेकेंड बुक में सारे चैप्टर ऑर्गेनिक के ही खास नहीं होते हैं, उसके साथ कुछ और भी टॉपिक होते हैं, लेकिन जो मेनली पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है। जैसे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, ये 4 नंबर का चैप्टर आता है। अभी जो मौजूदा बोर्ड का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 8 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आपको क्वेश्चन पेपर पे देखने को मिलेंगे। फिर आता है एल्कोहल फिनॉल ईथर, जो कि 4 मार्क्स का होगा। फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो 6 मार्क्स का होगा। एमीन्स 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स 4 मार्क्स का होगा। पॉलीमर बहुलक जिसको कहते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को बोल देंगे जैव अणु, अगर कोई हिंदी वाले होंगे तो अच्छे से लिख लेंगे। और पॉलीमर को कहते हैं बहुलक। और लास्ट में आता है दैनिक जीवन में रसायन।
और ये टोटल आपका 3 मार्क्स का हो गया। तो अब अगर इस तरह से पूरे सिलेबस को आप देखो तो टोटल जो है ये 28 मार्क्स का आता है, सेकेंड बुक आ जाएगा आपका, है ना। यानी कि आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मौजूदा पैटर्न को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो 56 मार्क्स का ये सिर्फ सेकेंड बुक से आपको क्वेश्चन पेपर पे रहेगा, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक में, जिसमें डायरेक्ट ऑर्गेनिक है, जिसमें उसको आप बोल सकते हैं कि ये टोटल 18 मार्क्स का 4 चैप्टर। इसको हिंदी में भी जैसा नाम है वैसा ही हिंदी में भी नाम रहेगा, हेलो एल्केन्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स वगैरह। और इधर करेंगे बायोमोलिक्यूल्स, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये 10 मार्क्स। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, हम आगे जल्दी बढ़ेंगे। अब आते हैं हम, अभी चूंकि इंट्रोडक्शन पहले केमिस्ट्री का देना जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अभी आप जहाँ तक लिखे थे सिलेबस उसके बाद देखिए, क्योंकि हम इतना बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, 11th की बातें हैं, तो आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत में आएगी उतनी चीज़ें हम बताते हुए तब आगे बढ़ेंगे। जनरली आता है कंपाउंड से, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो यौगिक शब्द है। अब कहोगे सर इंग्लिश क्यों? तो ऑर्गेनिक में ज़्यादातर करके नाम हो या उसमें रिलेटेड चीज़ें हो तो इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें आपको दिखेगी, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम हिंदी भी इसका लिख देंगे। जैसे हमने लिखा कंपाउंड, कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक, ठीक है। अब यौगिक की परिभाषा क्या होगी? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व जब आपस में जुड़कर एक नए गुण वाले तीसरे तत्व का निर्माण करता है तो उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब यौगिक में 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक वाले को लिखा जाए तो इसको कहते हैं अकार्बनिक। क्या बोलते हैं इसको जी? अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। और दूसरा होता है कार्बनिक यौगिक। हम फिर से बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक वाले में इंग्लिश शब्द ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए आप इसी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि ये कार्बन को छोड़कर बाद बाकी जितने भी तत्व होते हैं उनसे बने यौगिकों को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं या अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो निर्जीव है, निर्जीव चीजों की केमिस्ट्री को हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और मिनरल्स एंड गैसेस, इसके अंदर मिनरल्स भी आ सकते हैं, खनिज भी आ सकते हैं और गैस भी आ सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं। चाहे CaCO3 लिखो, चाहे MgSO4 लिखो, ये सब का सब आपका क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। अब दूसरा आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं जी? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जो जीव जंतुएं हैं, उनसे जो कंपाउंड, जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसमें प्लांट एंड एनिमल्स आपका आता है। अब अगर ऐसा है सर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने बड़े रेंज में क्यों पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का थ्योरीज क्या है? अगर ऐसी कुछ बातें हैं तो आप समझिए कि इसके बेस में क्या है? कार्बन है, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इसको वर्सेटाइल एलिमेंट कहा जाता है, मतलब सदाबहार एलिमेंट, है ना। कार्बन, कार्बन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कार्बन के पास जो गुण है वो कई ऐसे गुण हैं जो बाकी अन्य तत्व फॉलो नहीं कर सकते, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट गुण है जिसका नाम है श्रृंखलन गुण, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन अपने जैसे हजारों कार्बन से जुड़कर एक साथ ढेर सारे यौगिक का निर्माण कर सकते हैं, मिलियंस में यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं, जितना इतना निर्माण कोई एक तत्व अलग के साथ नहीं कर सकता है। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि CO2, CO, Ca, CO3, उसमें भी कार्बन है C, लेकिन वहां पर वो इनऑर्गेनिक वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद CS2, ये भी इनऑर्गेनिक वाला हो जाएगा। तो 5-7 ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक पोर्शन में कार्बन के कंपाउंड आते हैं। बाद बाकी जितने भी हाइड्रोकार्बन जितने भी होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब से रिलेटेड या हेलोजन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड होंगे उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन।
CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इवन कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कार्बन का। 2 4 5 अपने दिमाग में रखिएगा, CO2 CO3 है ना, उसके बाद CS2 CaCO3, ये सब जो है ना, ये सब आपका आ जाएगा किसमें। अब आता है इसका मतलब सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की जो केमिस्ट्री होगी वही किसकी केमिस्ट्री हो जाएगी, ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री हो गई। यानी कि केमिस्ट्री ऑफ कार्बन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की ही केमिस्ट्री को अगर पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन का केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन का केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 बातें आपके दिमाग में सेट हो गई। अब आते हैं तीसरी बात। सबसे पहले अब थर्ड में आए हैं तो थर्ड में कुछ चीजें जानेंगे। जैसे अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे थे, तो एक और बात बता दे कि केमिस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है। ये नहीं कि आजकल के लोग कोई उठे और बना दिए। कहा माना यह जाता है कि जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन हुआ, धरती पर लोग सिविलाइज्ड हुए। सिविलाइज्ड का मतलब, सिविलाइजेशन का मतलब, सिविलाइजेशन का मतलब सभ्य हुए। सभ्यता जब से आई, सभ्यता कब आई, जब वो जानवरों को मार के खाना छोड़ दिए, जब वो समूहों में रहना शुरू कर दिए, परिवार की तरह रहना शुरू कर दिए, तो कहते हैं मनुष्य क्या हो गया, सभ्य हो गया। वैसे तो जानवर भी घूमते रहते हैं, एक दूसरे का शिकार करते, लेकिन उसको सभ्य नहीं बोलते हैं। तो जब से मानव सभ्य हुआ तब से ये माना जाता है कि ह्यूमन सभ्यता उसी समय से आई। तो अगर ह्यूमन सभ्यता की बात करिएगा तो इसमें सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया गया वो किसके द्वारा हुआ, तो आप समझ लीजिए। जो ह्यूमन सभ्यता की बात करेंगे तो आग का आविष्कार हुआ, उसके बाद लोग खेती करना शुरू किए, तो वहीं से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज करने लगे। लेकिन आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो एक बर्जीलियस नामक स्वीडिश वैज्ञानिक, कौन हुए, बर्जीलियस, 1815 ईस्वी, 1815 ईस्वी, बर्जीलियस कौन आए जी, 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम क्या था, बर्जीलियस। स्वीडिश वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक को स्वीडिश वैज्ञानिक कहा जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक किस साल में, 1815 में। इसने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, एक मिस्टीरियस फोर्स है, ठीक है, और ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसको कहा जाता है जीवन शक्ति का सिद्धांत। क्या कहा था बाबू, जीवन शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दिए थे इन्होंने, जीवन शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी, या इसको थ्योरी ऑफ वाइटियलिज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा। अब जीवन शक्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी जीव जंतु हैं उससे प्राप्त या पेड़ पौधे से प्राप्त जो यौगिक होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड यौगिक कहेंगे। लिख लोगे ये बात, लिखाते स्टेटमेंट। लिखिएगा, जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है, कार्बनिक यौगिक, लिखिएगा, जीवन शक्ति के सिद्धांत में लिख लीजिएगा बर्जीलियस ने क्या कहा था, कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में प्राप्त, कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में प्राप्त या निर्मित, सजीवों में प्राप्त या निर्मित होते हैं। ऐसा लिखे, सजीवों से लिख लो, में की जगह पे से कर दिए,
सजीवों से प्राप्त या निर्मित यौगिक होते हैं, क्योंकि इनमें जैव बल पाया जाता है। जैव बल, वाइटल फोर्स पाया, जिसको एक मिस्टीरियस रहस्यमयी शक्ति कहा गया, जो ईश्वर जो है सो बनाता है। ये कहता है कि सिर्फ जो है सो जैव बल पाया जाता है तथा इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है, तथा इसे पाया जाता है तथा इसे प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है ना, बनाया नहीं जा सकता है। इन्होंने तो कह दिया। अब इनके कहने के कुछ साल बाद, यानी कि लगभग 10 साल बाद, 10-12 साल बाद, 1828 ईस्वी में इन्हीं बर्जीलियस के एक शिष्य हुए वोलर। क्या नाम था? वोलर, फ्रेडरिक वोलर ऐसे लिखते हैं, वोलर है ना। फ्रेडरिक क्या नाम था? वोलर। अब ये जो फ्रेडरिक वोलर थे, इन्होंने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। क्या किया इन्होंने? सबसे पहले कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। इन्होंने किसका निर्माण किया? तो लिखेंगे वोलर ने 1828 ईस्वी में वोलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में अमोनियम नाइट्रेट के विघटन एवं पुनर्विस्थापन अभिक्रिया करा कर अमोनियम नाइट्रेट के विघटन तो क्या लिखा है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम साइनेट कर दीजिए, गलती से लिखा गया। अमोनियम साइनेट के विघटन एवं पुनर्विस्थापन से यूरिया का निर्माण कराया। के विघटन एवं पुनर्विस्थापन से यूरिया का निर्माण कराया। अब देखो जी जरा, इसका नाम है अमोनियम साइनेट, सॉरी गलती से बोला जाता है अमोनियम साइनेट। इसको क्या किया? थोड़ा हाई टेम्परेचर पे इसका पुनर्विस्थापन हुआ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट बना दिया NH2CO NH2। ये प्रोडक्ट बन गया। पुनर्विस्थापन, जितना एटम्स वगैरह नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इसमें है उतना ही इस साइड भी है। इस किसका निर्माण किया? यूरिया का निर्माण किया। इसका निर्माण कर दिया यूरिया का। जैसे यूरिया का निर्माण किया तो जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया, रिएक्शन लिख ली। जैसे ही यूरिया का निर्माण किया गया, वाइटल फोर्स थ्योरी जो आई थी, वो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? गलत साबित हो गई। ठीक है, जल्दी से लिख लो। अच्छा, इसके बाद आए कौन वैज्ञानिक? कोल्बे। 1845 ईस्वी में कोल्बे ने, इन्होंने भी एक लैब में एक यौगिक का निर्माण किया और जिसका नाम था क्या? एसीटिक अम्ल। क्या नाम था? एसीटिक अम्ल। एसीटिक अम्ल बनाया
बनाया कब? 1845 में। और इसी के कुछ साल के बाद जब एक बनना शुरू हो जाता है तो आपको पता है कि धीरे धीरे सब लोग बनने लगता है। तो 1856 ईस्वी में 1856 ध्यान दीजिएगा, 1856 ईस्वी में बर्थलोट ने मीथेन का संश्लेषण किया। किसका? मीथेन का संश्लेषण किया। कब किया जी? 1856 ईस्वी। कौन किया? बर्थलोट ने। ठीक है, तो आप देखो बर्जीलियस ने कहा था कि प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले वोलर ने किया, फिर कोल्बे ने एसिटिक अम्ल बनाया और फिर उसका मीथेन का संश्लेषण कौन किया? बर्थलोट ने किया। ठीक है, इसके बाद तो ढेर सारे यौगिकों का निर्माण लैब में होना शुरू हो गया, फिर IUPAC बना और फिर अभी जो हम लोग विस्तृत पढ़ रहे हैं। एक वैज्ञानिक थे केकुले, जिसको मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है, और बर्जीलियस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर लीजिए। कर लिए?